Welcome to Stud. Hi guys, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू स्टडी लवर सोना। आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाली थी, संविधान। ठीक है, संविधान जो है वो हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ा था, किस लिए हम लोग अपने जीवन में संविधान को लाए थे, आखिर ये किन्हों नहीं लाया था संविधान को, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो राज्य के संचालन के लिए तथा जिनके आधार पर शासन होता है, जिसके आधार पर शासन हो, शासन के स्वरूप तथा संगठन का निर्धारण किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू स्टडी लवर सोना। आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बताने वाली थी, संविधान। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में। संविधान जो है हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ा था। ठीक है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों लाया गया था, और इसके काम क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है इससे कैसे काम लेती है, और फिर ये गवर्नमेंट और आम नागरिकों के बीच किस तरीके से ये रिलेशन को स्थापित करता है, ये सब हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, राज्य के संचालन के लिए तथा इसके आधार पर शासन के स्वरूप तथा संगठन का निर्धारण। ठीक है, इतना समझ रहे हो? राज्य का संचालन के लिए और जिसके आधार पर, अगर हमको राज्य का संचालन करना है, ठीक है, तो संचालन करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मानव के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, और फिर कुछ योजनाएं लाती है, योजनाएं जो लाती है ताकि आम जनता को प्रॉफिट हो। ठीक है, आम जनताओं को प्रॉफिट होती है योजनाएं जब लाते हैं। कुछ गरीबों के लिए योजना लाते हैं, जैसे जनधन योजना लाया गया था। क्यों लाया गया था? ताकि बैंक से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया जा सके। तो वो जनधन योजना जो लाया गया था वो राज्य के नीति निर्देशक से लाया गया था। और उसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों लाया गया था? क्योंकि लड़कियों के लिए लाया गया था, लड़कियों की पढ़ाई को महत्व देने के लिए लाया गया था। और बेटियां जब तक पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये सब जो लाया गया था वो संविधान के अनुच्छेद से लाया गया। तो सबसे पहले संविधान को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे जाति, बहुत सारे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे विविधताएं हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबकी संस्कृतियाँ अलग है। क्यों दक्षिण भारत की भाषाएं जो है वो अलग होती है, उत्तर भारत की भाषाएं अलग है, क्योंकि वहाँ की अलग जातियाँ हैं, वहाँ के अलग धर्म है। जो वहाँ पे लैंग्वेज बोले जाते हैं वो उत्तर भारत में नहीं बोले जाते हैं। तो ये सब के बीच में विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये संविधान बनाया गया था। ठीक है, जिसके आधार पर शासन के स्वरूप तथा संगठन का निर्धारण हो। इतना तो समझ गए आप लोग। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक सेकंड गाइस। अब आते हैं सरकार के, अब आते हैं सरकार, जो नागरिक है वो नागरिक के बीच संबंध का नियमन। मतलब जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट और नागरिक, इस दोनों के बीच में जो रिलेशन को स्थापित कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन करती है। कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशन करती है, संविधान करती है। संविधान जो है वो नागरिक और सरकार के बीच में रिलेशन स्थापित करती है। संविधान नहीं होता तो हमारे सरकार पर से विश्वास उठ जाती। क्यों? क्योंकि जो मूल अधिकार है वो संविधान में परिभाषित किया गया है। अगर हमारा मूल अधिकार का हनन होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, नहीं जाते हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से फिर है सरकार की शक्तियाँ शासितों सरकार की शक्तियाँ शासितों तथा उन दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता है। ठीक है, जो सरकार की शक्ति होती है, जो सरकार संचालन कर रहे हैं देश में, वो और नागरिक, इन दोनों के बीच जो है एक संबंध को स्थापित करता है। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। अब आते हैं लॉस्की जो थे वो एक
वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि नियम कैसे बनाए जाए, ठीक है, कैसे बदला जाए। अगर नियम बन रहा है तो उसको हम बदल भी सकते हैं, नियम जब बनाए हैं तो उसको बदल भी सकते हैं, और जब बदल रहा है तो नियम को बनाने वाला कौन है, ठीक है। एक्चुअली एक बात कहा गया है, मतलब मैं बताती हूँ, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो बुरा ही सिद्ध होगा। अगर संविधान कितना ही बुरा हो, यदि लागू करने वाले सही हो, अच्छे हो, तो यकीनन अच्छा ही साबित होता है, ठीक है। ये संविधान के बारे में बताना चाह रही थी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे ये है, ब्राइस आते हैं, ठीक है। ब्राइस ने कहा था नियम की व्यवस्था जो भारत के कार्य विधि को संचालित तथा निर्देशित करती है। ये किसने कहा था? ये ब्राइस ने कहा था, ठीक है। निर्धारित नियम की व्यवस्था मतलब जो नियम को निर्धारित किया गया है, जो नियम को बनाया गया है, जिससे कि सरकार अपना कार्यविधि को संचालित कर सकती है। अब एक बात मान ले, एक चीज़ मान लेते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। सरकार जो भी योजनाएं लॉन्च करती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लॉन्च करती है। तो सरकार जो अपनी कार्यविधि का संचालन कर रही है वो कहाँ से कर रही है? राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व से कर रही है, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो होता है सरकार को सिर्फ एक दिशा दिखाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को सिर्फ एक दिशा दिखाती है, वो काम करने के लिए कभी बाध्य नहीं करेगी, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को सिर्फ एक दिशा देती है, एक राह दिखाती है, लेकिन वो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती है। जब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगी तब उसमें थोड़ा डीपली से बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब है गिल क्राइस्ट। जब गिल क्राइस्ट में आए तब उन्होंने कहा था कि संविधान जो है वो लिखित हो सकती है या तो अलिखित हो सकती है, यह कानून का संग्रह आधार पर शासन व्यवस्था होता है। मतलब आप समझते हैं, ठीक है। संविधान जो है वो एक संविधान जो है वो एक क्या है? कानून की व्यवस्था है, ठीक है। संग्रह है, संग्रह का मतलब एक ग्रंथ समझ सकते हैं, मतलब कानून की एक ग्रंथ भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब इसमें कानूनों की ढेर है, इसमें कितने सारे अनुच्छेद हैं, है ना, कितने सारे। मतलब अभी आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचित हैं और कितने भाग हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोगों के लिए इतना सा वर्क रहा। अब आती हूँ मैं आगे, ठीक है। अब है संविधान का वर्गीकरण। संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस किस के आधार पर किया गया है? तो पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है वो उत्पत्ति के आधार पर। विकसित संविधान है और निर्मित संविधान है, ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो विकसित संविधान होती है और निर्मित संविधान होती है। फिर नियमों के आधार पर, नियम के आधार पर जो है वो लिखित संविधान होती है और अलिखित संविधान होती है। आप लोग बता सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं परिवर्तनशील के आधार पर, ठीक है। परिवर्तनशील के आधार पर आते हैं। परिवर्तनशील के आधार पर भी संविधान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लचीला या परिवर्तनशील संविधान है, ठीक है। दूसरा है कठोर या अपरिवर्तनशील। लचीला कहने का मतलब ये है कि आप उसको कभी भी एट अ टाइम अमेंडमेंट कर सकते हो, मतलब संशोधन कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। लेकिन दूसरा जो बताया गया है कठोर संविधान, वो कठोर संविधान को परिवर्तन करने में थोड़ा क्या बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हमारा भारत का संविधान जो है ना तो कठोर है और ना लचीला है, ठीक है। इसको अमेंडमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले जो है वो लोकसभा में लाते हैं, ठीक है। पहले जो है वो लोकसभा में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? एक सेकेंड। पहले जो है वो लोकसभा में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? तो पहले लोकसभा में लाते हैं, ठीक है। वैसे कोई भी बिल को लाने के लिए दोनों में से किसी भी संसद से पारित किया जा सकता है। बस ध्यान रहे जो विधेयक मतलब जो आपका वित्त है वो लोकसभा से ही पारित होता है, ठीक है। और
दूसरा है जो है आपका राज्यसभा में पारित होगा, ठीक है। दूसरा जो है राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद वो किसके पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते हैं तब वो आता है अमेंडमेंट होकर के, और उसके बाद वो एक्ट बनता है। एक्ट जब बनता है तो पूरे देश, भारत देश में लागू होता है, ठीक है। इतना तो समझ गए हैं आप लोग। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग विकसित तथा निर्मित संविधान, ठीक है। आखिर संविधान जो है वो विकसित क्यों है, कैसे है, ये समझते हैं। तो आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार विकसित संविधान कहते हैं। जब आवश्यकता हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो हम उसको विकसित संविधान कहते हैं। जैसे कि आप एक आम लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को अगर भूख लगती है तो तभी तो आप लोग खाना खाते हो ना, तो वो आपकी क्या हुई, आवश्यकता हुई। और भूख लगना क्या हुआ, वो परिस्थिति हो गया, ठीक है। तो जब तक आपको भूख लगेगी नहीं तब तक तो आप लोग खाना बनाओगे नहीं और नहीं खाओगे। तो एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि उसी तरीके से संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है और वैसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण संविधान को अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं निर्मित संविधान, ठीक है। निर्मित संविधान निश्चित समय में कुछ शक्तियों द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण वाद विवाद तथा विचार विमर्श द्वारा होता है, ठीक है। निर्मित संविधान जो होते हैं वो मतलब एक सॉरी एक निश्चित समय में, मतलब उसकी जो समय होती है वो एक निश्चित समय में बनाया जाता है, और इसका जो निर्माण होता है ना वो वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा होता है। मतलब इसको लाने के लिए पहले आपस में सभी मंत्री परिषद जो होते हैं या कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो लोग आपस में एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं भारत का संविधान, ठीक है। भारत का संविधान है, यूएसए का संविधान है। ये संविधान जो होती है ये लिखित संविधान है। अब भारत का ही संविधान ले लेते हैं तो भारत के संविधान में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों से ली गई है। जैसे कि आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। मैं मैप में दिखा दूंगी कि आयरलैंड किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी एक वर्क रहा कि आप लोग भी देख सकते हो कि आयरलैंड कहाँ पे है। फिर है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ज़्यादा करके उन्हीं का इसमें वेटेज रहा है। और फिर मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो बता ही दी हूँ मैं, आयरलैंड से लिया गया है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये सब बातें जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब है लिखित संविधान है और दूसरा अलिखित संविधान है, ठीक है। वही लिखित संविधान, अलिखित संविधान और लिखित संविधान है, ठीक है। अलिखित संविधान जो होती है वो ज़्यादातर करके विकसित संविधान को कहा गया है। तो इसमें बहुत सारी जो होती है प्रथाएं होती है, इसमें बहुत सारी प्रथाएं होती है, सामाजिक मान्यताएं जो होती है वो अधिक होती है। जो अलिखित संविधान है ना उसमें परंपराएं बहुत ज़्यादा होगी, प्रथाएं होगी, सामाजिक मान्यताएं अधिक होती है। और मतलब जिस संविधान में बहुत ज़्यादा प्रथाएं हो, सामाजिक मान्यताएं हो, वो जो है अलिखित संविधान होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि अधिकांश बातें जो होती है वो लिखित होती है। तो जो अधिकांश बातें लिखित होगी वो संविधान हमारा क्या होगा, लिखित संविधान होगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन आता है, इंडिया आता है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ब्रिटेन आता है, ब्रिटिश लोग का है। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोग खुद पहचान जाओगे कौन कौन सा देश का संविधान लिखित है या अलिखित है। तो अलिखित और लिखित संविधान के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो वो जो गुण है वो गुण क्या है, तो लचीलापन होगा उसमें, पहली बात। वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा,
ठीक है। बार बार वो मतलब चेंज होगा, वहाँ की रूल रेगुलेशन कुछ और हो जाएंगी, तुरंत कुछ और नया कानून होगा, फिर कुछ और नया कानून आएगा, फिर कुछ नया और कानून होगा, मतलब वो हमेशा फ्लेक्सिबल है, बदलते रहता है। और इसमें क्रांति की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। किसमें? अलिखित संविधान में जो क्रांति की संभावनाएं होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है। संकट काल में ये उपयुक्त होता है, गतिशीलता होती है, जनमत के अनुकूल होता है, मतलब जो जनता होती है वह उनके अनुकूल होता है। अब इसका दोष देख लेते हैं। दोष जो है ये स्पष्टता का अभाव होता है, मतलब इसमें जो कोई भी बातें स्पष्ट लिखनी चाहिए वो लिखी हुई नहीं होती है, बस बोल दिए, मतलब बोल दिए। ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है किसी भी बात को, ये अस्थिर होती है, मतलब ये इतना परिवर्तित होती है, इतना परिवर्तित होती है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब ये संघ एवं संघ शासन के अनुपयुक्त, मतलब जो संघ शासन होते हैं उसके अनुपयुक्त होगा, मतलब उसके मंशा के अनुसार वो चलेगी। और ये शासक जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं, वो इनके हाथ का एक खिलौना हो जाता है। ठीक है। उनके हाथ का एक खिलौना, जैसे कि ब्रिटेन है, वहाँ पर राजा रानी का शासन चलता है, वहाँ पे कोई भी सत्ता नहीं थी पहले, जो हमारे कंट्री में वही लोग ना वो लोग शासन किए थे। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं निरंतर परिवर्तन हानिकारक। अब आप ही मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी परिवर्तित करते रहेंगे तो वो तो हानिकारक होगी। आप एज एग्ज़ाम्पल अपने ही से जोड़ सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रीम है आपका तय करने का, तो उसके लिए आपको एक गोल चाहिए, एक प्लान चाहिए कि हाँ मैं इतने से इतने दिन तक ये पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, इतना पढ़ूँगी फिर इतना करूँगी। अगर आप उस गोल को बार बार चेंज करोगे तो वो तो आप अपने एम तक तो नहीं पहुँच पाओगे ना। तो ये जितना मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें परिवर्तन होते ही रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। अब आते हैं लिखित संविधान में। लिखित संविधान का गुण और दोष क्या होता है वो देख लेते हैं। तो लिखित संविधान का पहला जो निश्चिंत होता है ये क्या होता है, ये एक स्पष्ट होता है। ठीक है। ये जो होता है ये निश्चिंत होता है, स्पष्ट होता है। हमारा संविधान जो है क्या बार बार बदलता है? नहीं। अगर बदलना भी होता है तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ही बदलती है ना। हम लोग बदलने के लिए सबसे पहले संसद में जाना पड़ता है। संसद में 3 भाग होते हैं, जो कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। सरलता व पुष्ट होती है, मतलब सरल होता है और पुष्ट होता है, इसमें अधिक विश्वास होती है। अधिक विश्वास इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है। इसमें जो परिभाषा दिया गया है वो लोकतंत्र का दिया गया। और अधिक विश्वास कहने का एक और अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा कर के अपनी कर सकते हैं। तो इसमें आपको विश्वास होता है ना कि मुझे न्याय मिलेगा। अगर मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ या जाती हूँ तो वहाँ पे हमें विश्वास होता है कि वहाँ मुझे न्याय मिलेगा। तो ये अधिक ज़्यादा विश्वास हो गया। तो लिखित संविधान में अधिक विश्वास है। संघ शासन के ये अनुकूल होगा, मतलब जो संघ शासन होते हैं ये अनुकूल होगा। अल्पसंख्यक के हितों की ये रक्षा करता है, मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों की ये रक्षा करता है। अब इसमें अस्थायित्व होते हैं, अस्थायित्व भी होता है। अब इसके कुछ दोष देख लेते हैं। ठीक है। दोष में जो होते हैं इसमें कठोरता व अपरिवर्तनशीलता होती है, मतलब इसमें कठोर भी होगा और अपरिवर्तनशील होगा, मतलब ये इतना कठोर होता है कि इसको जल्दी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये प्रगति में बाधक होता है। ठीक है। प्रगति में बाधक होगा। विरोध की भावना होती है। अलिखित संविधान संविधान से ये श्रेष्ठ नहीं है, मतलब जो अलिखित संविधान है उससे ज़्यादा ये श्रेष्ठ नहीं है। कौन नहीं है? तो लिखित संविधान नहीं है। अब देख लेते हैं सुपरिवर्तनशील और दुष्परिवर्तनशील संविधान। इसका अर्थ से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, जो सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है उसको सुपरिवर्तनशील संविधान कहा गया है। ये जो होता है ना ये लचीला होता है और ये नमनीय होता है, मतलब इसको हम तुरंत ही इसको बदल सकते हैं। ठीक है। तुरंत इसको बदल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। और ये दूसरा देखते हैं कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान, जिसमें साधारण कानून की भांति सरलता से परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे देश का संविधान, हमारा जो देश का संविधान है उसमें
साधारण कानून की भांति हम लोग उसको सरलता से बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे संविधान में जिसको बदला नहीं जा सकता। ये सब बहुत सारे कमिटीज़ आई थी, आयोग आए थे, उनका गठन किया गया था, वो सब भी मैं बताऊंगी आगे चल के। और इसके बाद जो होगा वो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1858 तक मतलब कंपनी का शासन हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं, तो ये सब मैं इसके आगे देखूंगी। अब है यहाँ पे अच्छा जो संविधान जो है, अच्छा संविधान का लक्षण क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा संविधान का लक्षण क्या होना चाहिए? तो अच्छा संविधान जो होता है कोई निश्चित उसका आधार नहीं होता है, लक्षण परिस्थितियों पर निर्भर होती है। मतलब हमारा ही संविधान जैसे है वो क्या है कि कोई इसका निश्चित मतलब आधार नहीं है। जैसा लक्षण रहता है, जैसा सिचुएशंस होता है, जैसे उसके कंडीशंस होते हैं, उसके अनुसार इसको चेंजेस किया जाता है। जैसे कि अभी ये नागरिकता कानून आया था, तो नागरिकता कानून जो आया था वो क्यों आया था? उस समय जो देश का जो नागरिक थे उन लोगों को देखते हुए ये लाया गया था, क्योंकि उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। उनको भारत में रह करके भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाती थी, इसीलिए जो है ये सब लाया गया था। आप लोग आगे देख लेंगे नागरिकता कानून बिल जो है वो क्यों लाया गया था, अदरवाइज़ नहीं तो मैं खुद ही बता दूंगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है ये स्पष्ट होता है। कौन स्पष्ट होता है? तो इसका जो लक्षण होता है ना वो देखते हैं। ये स्पष्ट होता है, ठीक है। ये निश्चिंत होती है। हमारा संविधान क्या निश्चिंत है? संविधान में जो बातें हैं जैसे कि स्टार्ट जो होता है वो हम भारत के लोग से होता है। मतलब भारत की जो जनता है उनके हाथ में पावर होती है, उनके हाथ में पावर होती है। वो अगर सरकार को इलेक्ट करके ला रही है तो वो सरकार को गिरा भी सकती है, ठीक है। इन फ्यूचर वो सरकार को गिरा भी सकती है, बट वो ऐसा होता नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। और ये संक्षिप्तता का ये देखा जाता है, इसमें व्यापकता होता है, और फिर इसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था होती है। हमारा जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार को भी मैं बताऊंगी कि कब कैसे क्या क्या उसमें लाया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा नियम लाया गया है, वो सब मैं बताऊंगी। फिर है परिवर्तनशीलता, और जैसा सिचुएशंस होता है उसके अनुसार हम संविधान को परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अल्पसंख्यक तो आप लोग समझ रहे हो ना कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। देखो, जो भी ना समझ में आया आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। और डाउट्स रख के नहीं ही पढ़िए तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि मन में अगर रहते हैं डाउट्स तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अब पहला आते हैं कि संविधान सभा का जो गठन का विचार लाए थे वो किन्होंने लाए थे, वो किसने लाया था, ठीक है। ये देखते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन का जो विचार है वो एम.एन. राय लाए थे। एम.एन. राय जो है वो 1934 में उन्होंने लाया था, ठीक है। अब है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, उसमें कितने सदस्य थे, वो सभी बाद में मैं इसके बाद बताऊंगी। फिर संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? अच्छा, आप लोग के मन में कभी उठा था कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था? आखिर उस दिन ऐसा क्या था जो कि संविधान को उस दिन लागू किया गया था? तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न जो था वो ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनके द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन किया गया था,
ठीक है। इसको थोड़ा मैं आगे और डीपली से बता सकती हूँ, बट ये है क्या कि हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है तो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो उसमें। फिर है ये 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण जो है इसको 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का दो ही रीज़न था। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण, ये दो कारण थे जो कि 26 जनवरी के दिन संविधान लागू किया गया था, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के ला सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।